नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। आज तारीख है 21 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये काफ़ी सारे न्यूज़ हैं और थोड़ा सा लेट हो गया उसके सॉरी। बहुत सारे न्यूज़ हैं, बिहार के लिए कभी है। बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं जहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं हेडलाइन से। हेडलाइन तो शर्मसार करने वाला है। सभी का 140 करोड़ लोग जो हैं चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए, वैसा ही कुछ है हेडलाइन हमारा। बहुत ही ख़राब बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, कहीं तो भड़ास निकालूंगा। तो यही चीज़ है। मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत पर देश शर्मसार, और देश तो शर्मसार हैं, नेता हमारे बिल्कुल भी शर्मसार नहीं हैं। उनके लिए अपनी राजनीति पहली प्राथमिकता है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन बाद 2 मई के आसपास से मणिपुर में हिंसा हो रही है। देखिए, आप किसी के सपोर्टर हैं, किसी को अपोज करते हैं, किस पार्टी के सपोर्टर हैं मुझे मतलब है नहीं, क्योंकि मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ नहीं। तो दो महीने से ज़्यादा से 3 महीने से लगभग में मणिपुर में एक राज्य जल रहा है पूरा का पूरा। सोचिए कि इतने दिनों से अगर बिहार में ये सब चीज़ हो रहा होता, तो उत्तर प्रदेश गुजरात में हो रहा होता, तो झारखंड में हो रहा होता, तो या तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में हो रहा होता, तो क्या हमें फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क पड़ता भाई, हम सबको फ़र्क पड़ता। कहीं पर दिल्ली की बाढ़ को इतना ज़्यादा मीडिया ने दिखाया, ठीक है भाई, दिक्कत थी, लेकिन बाकी देश में भी तो बाढ़ आए थे। तो ऐसे ही है हम लोग। नॉर्थ ईस्ट को हम अपना नहीं मानते, तो वहाँ के लोग से एक्सपेक्ट करते कि वो भारत माता की जय बोले और हमें अपना माने, तो ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, वहाँ पर एक घटना हुई है बहुत ही शर्मसार करने वाला। वीडियो वगैरह देखा होगा आपने। और 2 महिलाओं के साथ बहुत ही विभत्स तरीके से बिहेव किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी अब हुई है। घटना बहुत पहले की है, बहुत पहले वो रिपोर्ट हो गया था। फेक न्यूज़ के चक्कर में वो घटनाएं घटित हुई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतने दिनों बाद आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कल हमारे साइलेंस उन्होंने थोड़ा सा बोला, लेकिन उस बोलने में भी 2 राज्य और घसीट कर ले आए, राजस्थान और छत्तीसगढ़। एक दिन तो ऐसा हो कि जिस दिन सिर्फ आप मणिपुर पर बात करते। खैर छोड़िए, तो यही घटना हुई है, बेहद शर्मसार करने वाली चीज़ है। क्या ही बोला जाए इस चीज़ पर। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाए। देश का कोई और हिस्सा रहता तो लोग प्रदर्शन कर रहे होते सड़क पर, लेकिन हमें तो पता भी नहीं है, बहुत सारे को तो आप में भी पता नहीं होगा मणिपुर की राजधानी क्या है। तो यही हाल है अपने देश का। अगले पर बढ़ते हैं, न्यूज़ से अपना शुरू करते हैं। अगला न्यूज़ है दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली से जुड़ा हुआ है तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में भी पूछता है, एग्ज़ाम में भी कोई नॉर्थ ईस्ट से सवाल तो पूछता है नहीं, एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाएगा दिल्ली से ही जुड़ा हुआ सवाल। दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले पर अब संविधान पीठ करेगी विचार। क्या है भाई ये अध्यादेश, इसको जानेंगे हम लोग। और संविधान पीठ क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसको भी हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये। क्या है, देखिए यहाँ पर कि मई 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को प्रख्यापित किया गया। किसने किया? राष्ट्रपति महोदय ने किया। और ये अध्यादेश के फॉर्मेट में लाया गया, क्योंकि दोनों सदन में से अगर कोई एक भी काम नहीं कर रहा है तो कोई भी अधिनियम जो है अगर तत्काल में लाना है तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश के रूप में लाया जाता है उसको। 121 है या 123 है, देख लीजिएगा एक बार। जब अध्यादेश तब लाया गया जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में पुलिस, लोक प्रशासन, भूमि मामलों के छोड़कर सभी सेवाओं का नियंत्रण निर्वासित सरकार को सौंपने का निर्णय किया गया था। दरअसल में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि दिल्ली का प्रशासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आपके भूमि, लोक प्रशासन और पुलिस है, इसको छोड़कर सभी अधिकार किसके पास हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? अध्यादेश लाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो वही अध्यादेश है ये। ओके, अब इस अध्यादेश को 2/3 बहुमत से कहाँ पर पारित करवाना पड़ेगा? राज्यसभा और लोकसभा में पारित करवाना पड़ेगा। ओके, यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों का स्थानांतरण, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का ध्येय रखता है। अध्यादेश जारी होने से दिल्ली के उपराज्यपाल को सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया है। सारे जो आईएएस और आईपीएस की सेवाएं हैं, आईपीएस तो पहले से ही भारत सरकार के पास था, लेकिन आईएएस वगैरह की जो सेवाएं हैं उनको स्थानांतरित करने, पोस्टिंग करने, किसको कहाँ पर लगाने, ये सब कुछ किसके पास में आ गया है? उपराज्यपाल के हाथ में आ गया है। जिससे अधिकारियों का हस्तांतरण पदस्थापन मामले में निर्वाचित सरकार के अधिकारियों को अधिकार को चुनौती दी है। यह घटनाक्रम निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन के संबंध महत्वपूर्ण संवैधानिक आशंकाएं उत्पन्न करता है। अब इसी पर फिर से गई है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो यहाँ की राज्य सरकार है दिल्ली की। और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम संवैधानिक पीठ बनाएंगे अब, और वो क्या करेगी? इस पर फैसला लेगी।
अध्यादेश से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का मुद्दा बन गया है। मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की अवधारणा प्रतिपादित कर इसे स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दिया था कि किसका क्या काम है। जवाबदेही की तीसरी श्रृंखला प्रतिनिधि लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, जो निम्न अनुसार आगे बढ़ती है। लोक सेवक मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह होंगे, मंत्रिमंडल विधायिका या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा और विधानसभा मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होगा। इसी को क्या कहा जाता है? तिहरी श्रृंखला प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तिहरी श्रृंखला प्रतिनिधित्व कहा जाता है। कोई भी कार्रवाई जो इस जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला को भंग करती है, मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व सरकार के मूल संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करती है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। शक्ति संघर्ष। इस अध्यादेश के कारण निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक शक्ति संघर्ष की स्थिति बनी है। निर्वाचित सरकार का दावा है कि यह अध्यादेश उनकी अधिकारिता को कमजोर करता है और संविधान का उल्लंघन करता है। उपराज्यपाल का क्या तर्क है कि दिल्ली की उपयुक्त शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह अध्यादेश आवश्यक है। ऐसा कौन कह रहे हैं? उपराज्यपाल महोदय कह रहे हैं। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि दिल्ली शासन अध्यादेश जो लाया गया है, क्या ये हमारे संघवाद को कमज़ोर करता है, फेडरलिज्म को कमज़ोर करता है, क्या ये केंद्र राज्य शक्ति को असंतुलित करता है? कमेंट कीजिए या क्या बोलेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, इसमें बताइए कि इसका सकारात्मक क्या हो सकता है, नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है और किस प्रकार से इस तरह के मुद्दों को रिजॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को। तो इस तरह से जुड़े हुए सवाल आपसे मेंस में इसी कुछ हेडलाइन के साथ पूछे जा सकते हैं। अध्यादेश के प्रावधान संबंधित मुद्दे क्या हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अध्यादेश दिल्ली में प्रमुख नौकरशाही पदों पर नियुक्तियों करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपता है। यह उपराज्यपाल को अधिकारियों का स्थानांतरण, पदस्थापन की शक्ति भी देता है, जो पहले निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी थी। जो पहले केजरीवाल जी करते थे, अब वो कौन कर रहे हैं? तो अब वो कर रहे हैं वहाँ के दिल्ली के उपराज्यपाल कर रहे हैं। उपराज्यपाल को उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है? बिहार का तो गवर्नर कहलाता है, लेकिन दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों कहलाता है? मैंने एक बार लेक्चर बताया था, आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का मत अधिभावी होगा। अगर मतभेद है तो किसका मत चलेगा? तो उपराज्यपाल का मत चलेगा। किस में बोला गया है? तो यही दिल्ली शासन अध्यादेश जो लाया गया है, इसी में बोला गया है। संवैधानिक मुद्दे क्या हैं? निर्वाचित सरकार का दावा है कि अध्यादेश संविधान का उल्लंघन करता है, जहां अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति उसे सौंपी गई है। उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि संघवाद के सिद्धांत जो संविधान में निहित है का उल्लंघन है। इसलिए मैंने क्या बोला कि मेंस में आपसे पूछा जाएगा संघवाद से जुड़ी हुई चीज़ें, तो वहाँ पर आप इस अधिनियम को एग्जाम्पल के तौर पर भी दे सकते हैं और ये भी पूछ सकता है कि ये अधिनियम जो है संघवाद का उल्लंघन किस प्रकार से कर रहा है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। शासन संबंधी मुद्दे क्या हैं? इस अध्यादेश ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सिविल सेवा अधिकारियों के बीच में भ्रम एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इस अध्यादेश ने दिल्ली में सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। तो यही था अध्यादेश। अध्यादेश क्या है ये पता चल गया होगा आपको। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को पलटा है अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करने जा रही है। संसद का सदन भी शुरू हो गया, तो मानसून सत्र में अगर ये अध्यादेश पारित हो जाता है तो ये फिर अधिनियम बन जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट इसका निरीक्षण कर सकता है, वो अलग मुद्दा होगा, लेकिन तत्काल के लिए अधिनियम बन जाएगा। ओके, अगला जो टॉपिक है आपका वो भी यही विधायिका और इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ है। क्या है? देखिए यहाँ पर वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता खुल गया है। वन संरक्षण कानून 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जल संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया था पहले। उसके बाद से बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भी अलग से कानून बनाए गए हैं, हाथियों के संरक्षण के लिए भी अलग से कानून बनाए गए हैं। ये जितने एक्ट बनाए जाते हैं ना, वन से जुड़े हुए, इकोलॉजी से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, और पर्यावरण एक आपका 1972 में भी बनाया गया था। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि इन सभी कानूनों को कम से कम असेंडिंग ऑर्डर में बनाकर रख लिया कीजिए कि कब किसको बनाया गया, क्योंकि यूपी वालों ने 2 बार 3 बार पूछा है पीटी में, यूपीएससी वालों ने भी पूछा है कि भाई ये बताओ कि किस एक्ट को कब पारित किया गया, इनको क्रम में लगाइए कि इनके कब पारित किया गया उस हिसाब से। तो एक बार इन सभी कानूनों को आप क्रम में लगाकर लिख कर रख लीजिएगा, जिससे सवाल आएंगे तो आप कर सकेंगे आसानी से सॉल्व। राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं में तेजी लाने में मिलेगी मदद। लगभग 40 साल पुराने वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता फिलहाल खुल गया है।
संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ने इससे जुड़े विधेयक में प्रस्तावित किए गए सभी बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसकी रिपोर्ट भी गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। इसके साथ ही वन अधिनियम में संशोधन से जुड़े विधेयक को जल्द ही फिर से पेश करने की तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में इसे लाया जा सकता है। वन अधिनियम में ये बदलाव जो किया जा रहा है ये आपका राष्ट्र की सुरक्षा रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं को तेजी लाने के लिए कुछ इसमें संशोधन किया जा रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम कौन सा है और किस तरह से वो काम करता है, कौन कौन से उसके ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन की उम्मीद की जा रही है, उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, वन संरक्षण कानूनों में बदलाव की क्या वाकई ज़रूरत थी, क्या इसे बदलना सही है, क्या इसके बदलने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन्हीं सब से जुड़ा हुआ चीज़ आपसे पूछा जाएगा। क्या है देखिए यहाँ पर, हाल ही में सरकार ने लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किए जाने के साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कुछ परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वृक्षारोपण कर वन कार्बन स्टॉक का निर्माण करना। यह विधेयक प्रतिपूरक वनीकरण कि मान लीजिए ए जगह पर कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे वन थे जिसको काट दिया गया, तो उस कंपनी को क्या करना है, कहीं बी जगह पर जाकर प्रतिपूरक वन उतना ही वन लगा देना है। इससे क्या कहा जाता है, प्रतिपूरक वनीकरण कहा जाता है। उन्होंने बोला कि इससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा पर्यावरण का नुकसान, आज जहाँ वन है वहाँ वन काट कर खेत बना दीजिए, वहाँ के लोकल पर्यावरण को क्या नुकसान नहीं हुआ ना, बिल्कुल। कहीं और पर वन लगाने से क्या बेनिफिट होगा, बिहार में वन काटो वन लगाओ, उत्तराखंड में क्या नुकसान हुआ, क्या अच्छा हुआ, बताइए। अगला क्या है, अगला देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित परिवर्तन और पृष्ठभूमि क्या क्या है। क्या है भाई, स्वतंत्रता के पश्चात वन भूमि के विशाल क्षेत्रों को आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में नामित किया गया था। हालांकि कई वन क्षेत्रों को छोड़कर बिना किसी अस्थायी वन वाले क्षेत्रों को वन भूमि में शामिल किया गया था। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते ये फैसला सुनाया कि वन संरक्षण अधिनियम उन सभी भूमियों पर लागू होगा जो या तो वन के रूप में नामित है या वनों से मिलते जुलते हैं। जून 2022 में सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया ताकि डेवलपर्स को जिस भूमि पर अधिनियम लागू नहीं है वृक्षारोपण करने की अनुमति देने के लिए और प्रतिपूरक वनीकरण की बाद की आवश्यकताओं के विरुद्ध ऐसे भूखंड की अदला बदली करने के लिए एक तंत्र बनाया जा सके। मूल रूप से सरकार क्या कर रही है, वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव करके इकोनॉमी को पर्यावरण के ऊपर वरीयता देने की कोशिश कर रही है कि भाई हमारे लिए प्रोजेक्ट ज़्यादा मायने रखते हैं, हमारे लिए पर्यावरण संरक्षण उतने मायने नहीं रखते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट में इकोनॉमी को हम ज़्यादा ऊपर रखते हैं, पर्यावरण संरक्षण हम बाद में भी कर लेंगे। इसीलिए इस तरह के परिवर्तन लाए जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो किसके कारण से रुके रहते हैं, पर्यावरण के कारण से रुके रहते हैं। क्लियरेंस नहीं मिल पाता है उनको पर्यावरण मंत्रालय से, तो इसलिए सरकार इसमें क्या कर रही है, वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। प्रस्तावित परिवर्तन क्या है, अधिनियम की प्रस्तावना, यह वनों के संरक्षण, उनकी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए देश के समृद्ध परंपरा को इसके दायरे में शामिल करता है। वनीय गतिविधियों पर प्रतिबंध, यह अधिनियम गैर वन उद्देश्यों के लिए वनों के संरक्षण या वन भूमि के उपयोग को प्रतिबिंबित करता है। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति से ऐसे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। गैर वानिकी उद्देश्यों में बागवानी फसलों की खेती या पुनर्वनीकरण के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु भूमि का उपयोग शामिल है। विधेयक इस सूची में अधिक गतिविधियों को शामिल करता है, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन्य क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले चिड़ियाघर तथा सफारी, पर्यटन और पर्यावरण सुविधाएं, वन संवर्धन तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिनिष्ट कोई अन्य उद्देश्य, इन सभी को इसके दायरे में शामिल करने की घोषणा की गई है। अधिनियम के दायरे में भूमि कौन कौन से होंगे, तो वो भूमि होगी जो 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित किया गया था, और दूसरा पहली श्रेणी में कवर नहीं की गई भूमि लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अगर 1980 को या उसके बाद के रूप में अधिसूचित भूमि है तो उसको भी इस भूमि के तहत वन संरक्षण के तहत शामिल कर दिया जाएगा। देखिए इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, मूल रूप से आपको क्या जाना है कि भाई ये बताओ कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या इसके पॉजिटिव में पॉइंट हो सकते हैं, क्या इसके विपक्ष में पॉइंट हो सकते हैं, क्या इस संरक्षण से इस अधिनियम से वनों का संरक्षण सही तरीके से हो पाएगा, क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, सरकार को किस लिए चाहिए इस तरह का अधिनियम, इन्हीं सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा सोचना है और लिखने की कोशिश करना है। निर्देश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या बोला है केंद्र सरकार ने, कि विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी कर सकती है केंद्र सरकार। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे LOC के 100 किलोमीटर के भीतर, यही आपको सवाल में पूछ लिया जाएगा,
राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित सभी सामरिक रैखिक परियोजनाओं को छूट देने का प्रयास करती है। एलएसी और एलओसी के 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण से क्लियरेंस लेने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इस अधिनियम के पारित होने के बाद। प्रस्तावित संशोधन छूट के तहत 10 हेक्टेयर या सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए तथा अतिरिक्त गतिविधि जैसे वन संवर्धन परिचालन, चिड़ियाघर, वन्यजीव सफारी का निर्माण, पर्यावरण पर्यटन सुविधाएं तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य गतिविधियां शामिल होंगी, जिसके लिए आपको छूट दिया जाएगा। 10 हेक्टेयर तक की भूमि पर अगर आप इस तरह की कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो आपको उससे छूट दिया जाएगा। तो इसीलिए इसमें संशोधन करने को प्रस्तावित किया गया। इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वहाँ से भी इसको हरी झंडी मिल गई है और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसमें अधिनियम मानसून सेशन में पारित हो जाएगा। जब मानसून सेशन में पारित हो जाएगा तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि तब इससे सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो चीज़ प्रस्तावित है उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं अक्सर, लेकिन जब वो पारित हो जाती है तब उससे सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो आपके बीपीएससी पीटी के लिए सबसे अच्छे फैक्ट्स में से एक है। क्या है? शंकराचार्य द्वार कहाँ पर बनाया गया है और किसके किसके बीच बनाया गया है? शंकराचार्य द्वार नाम रखा गया है इसका। तो ये क्या लिखा हो? बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित भारत नेपाल मैत्री पुल से करीब 50 फीट दूर शंकराचार्य द्वार नेपाल गेट को वीरगंज महानगर पालिका नेपाल पर्यटन के रूप में विकसित कर रहा है। हैप्पी बॉर्डर कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोष से 15 करोड़ रुपए नेपाली यानी कि 10 करोड़ भारतीय खर्च कर इसे तैयार किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शहर के ग्रीन वीरगंज के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रीन वीरगंज गेट के समीप सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। पॉइंट फाउंटेन लाइट वगैरह लगाया जाए। ये तो देखिए उसको और क्या है कि भाई सुंदर बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन बनाया कहाँ जा रहा है? पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित जो भारत नेपाल मैत्री पुल है वहीं पर बनाया जा रहा है शंकराचार्य द्वार। शंकराचार्य द्वार कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो हैप्पी बॉर्डर कार्यक्रम के तहत वीरगंज महानगर पालिका नेपाल ने 10 करोड़ से तैयार किया इस गेट को। इस गेट को देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर है। शंकराचार्य द्वार नाम है इसका। बिहार के रक्सौल बॉर्डर के समीप इसको बनाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पीटी में आपसे पूछ सकता है। देखिए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की भारत सरकार कोशिश कर रही है, जिसके लिए फेम इंडिया कार्यक्रम 1 और कार्यक्रम 2 ये सक्सेसफुल हो गए हैं। अब फेम इंडिया कार्यक्रम 3 लाने की सरकार कोशिश कर रही थी। फेम इंडिया मैं आपको बताऊंगा आज क्या होता है क्या नहीं। देखिए मंत्रालय के निर्देश से फेम इंडिया 2 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी में इस साल के जून से कटौती कर दी गई, जिसके चलते जून से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन 20 से 25 हज़ार रुपये महंगे हो गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, फिर से इस कटौती को कम किया जा रहा है और फेम इंडिया 3 में फिर से इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक रिक्शा, कमर्शियल कार पर भी सब्सिडी जारी रखी जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो फेम इंडिया क्या है, अगर यही नहीं पता होगा आपको तो कैसे आप रहेंगे इस टॉपिक को। फेम इंडिया से जुड़ा हुआ सवाल यूपीएससी ने पूछा है मेंस में, आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ? फेम इंडिया योजना उद्देश्य व लाभ। अधिकारियों ने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अपनी प्राथमिक सब्सिडी योजना का अगला चरण शुरू कर सकता है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल केवल तभी जब इसके लिए आवंटित धन चालू वित्त वर्ष के अंत में प्रयुक्त रहता है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम इंडिया कार्यक्रम इसको कहा जाता है। मंत्रालय कौन सा है? तो भारी उद्योग मंत्रालय है। लॉन्च वर्ष 2015 है। भारी उद्योग विभाग के तहत राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड इसका कार्यान्वयन निकाय है। उद्देश्य क्या है? अब यहाँ से आपका सवाल बनना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और संबंधित उद्योगों को घरेलू स्तर पर अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। वाहन उत्सर्जन वायु प्रदूषण का स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना। देखिए वाहन के बनाने के लिए प्रोत्साहित करना कंपनियों को, वाहन खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना, चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। 2030 तक कुल परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में 30% रूपांतरण का लक्ष्य रखा गया कि 2030 में अगर भारत में 100 गाड़ियाँ चलेंगी तो उसमें से 30 गाड़ियाँ कौन सी होंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फेम इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? फेम इंडिया योजना को 2 चरणों में लागू किया गया, चरण 1 और चरण 2। पहला चरण 2015 में शुरू हुआ, 31 मार्च 2019 तक चालू रहा। दूसरा अप्रैल 2019 में शुरू हुआ, 31 मार्च 2022 तक जारी रहने के लिए तैयार है। हाल ही में सरकार ने घोषणा की कि वह 31 मार्च 2024 तक चरण 2 का विस्तार कर देगी। तो 2024 ईस्वी के 31 मार्च तक कौन सा चल रहा है? तो फेम इंडिया 2 कार्यक्रम चल रहा है। ओके, चरण 1 क्या है? योजना के पहले चरण के दौरान अधिकारियों ने 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया। कौन कौन सा? पहले क्या बढ़ाना था? देश में उसका मांग बढ़ाना था कि भाई कस्टमर खरीदने के लिए जाएंगे तब तो कंपनियां कार बनाएंगी। रिवर्स काम करता है, कंपनियां कार तब नहीं बनाती हैं जब उनको बेचना होता है, जब खरीदने वाले पहुंचते तब वो कार बनाती हैं। मांग का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी मंच बनाना, पायलट परियोजनाएं,
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। पता चला सब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया, चले दिल्ली से पटना के लिए, कहीं चार्जिंग पॉइंट है ही नहीं, तो अब क्या करोगे? तो वैसे में हाइब्रिड वाहन भी आपके काम आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक से कहाँ स्विच हो जाए, वो पेट्रोल पर या CNG पर स्विच हो जाए अपने आप। ओके, इस चरण में सरकार ने 427 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए। सरकार ने चरण 1 में खर्चों को कवर करने के लिए 895 करोड़ रुपये आवंटित किए, जहां लगभग 2.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करने के लिए लगभग 359 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। ये चरण 1 की बात हो रही है। चरण 2 में क्या है? फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन का इलेक्ट्रिकरण मुख्य ध्यान था। पहले में हमने क्या रखा कि भाई पर्सनल व्हीकल, कोई स्कूटी खरीद रहा, कोई कार खरीद रहा अपने लिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना था। लेकिन दूसरे वाले में हमने क्या रखा कि हम जो बस वगैरह चलाते हैं, हम जो पब्लिक व्हीकल है हमारी, जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं या बस होता है या सरकारी कोई भी गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गाड़ी होती है, उसमें हमें इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देना है। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों जैसे कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर, हाइब्रिड 4 व्हीलर, ई रिक्शा, ई बस जैसे वाहनों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना था। उदाहरण के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए प्रत्येक के लिए 20,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है, जबकि 2 करोड़ के अधिकतम एक्स फैक्ट्री मूल्य ई बसों को प्रत्येक के लिए 50 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। साथ ही सरकार देश भर में मेट्रो, स्मार्ट सिटी, पहाड़ी राज्य, मिलियन प्लस शहरों में 3 किलोमीटर गुना 3 किलोमीटर का लेआउट अनुसरण करते हुए 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। 3 किलोमीटर लंबा 3 किलोमीटर मिनिमम आपके एक चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए। ये स्थापित कौन कर रही है? तो भारत सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रही है। फेम इंडिया योजना के लाभ वगैरह क्या होंगे पता ही है। पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचेगा, नए तरीके के वाहन आएंगे, पेट्रोल डीजल की खपत कम होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा, इकोनॉमी में सुधार होगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो PT फैक्ट से जुड़ा हुआ है। क्या है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच से पहले नॉर्वे की टीम के हो रहे वो देखो, हमें वो नहीं देखना है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का उद्घाटन मैच खेला जाएगा। तो महिला फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? तो न्यूजीलैंड में हो रहा है। इसको ध्यान में रखेंगे, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फीफा मेंस, फीफा वुमेन्स से सवाल खूब पूछे गए हैं करंट अफेयर में आपके, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी ये तो अपने ध्यान का काम का चीज़ है नहीं। भारत ने नेपाल को रक्सौल से काठमांडू तक के रेल लाइन बिछाया जाएगा। इसको लेकर अंतिम सर्वे रिपोर्ट सौंप दिया गया है और जब इस पर काम शुरू हो जाएगा, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, तब यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। रक्सौल से काठमांडू तक की दूरी कितनी है? तो लगभग 140 किलोमीटर दूरी है। और उसी के बीच में क्या किया जाएगा? तो ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा भारत और नेपाल के बीच में। जैसे जयनगर से शुरू हो गया है आपका ट्रेन का परिचालन, और रक्सौल बॉर्डर से भी हम लोग क्या करेंगे? ट्रेन का परिचालन शुरू करने वाले हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब मैं बिहार स्पेशल का आपको न्यूज़ बता देता हूं, उसके बाद आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। बिहार स्पेशल से पहले एक और टॉपिक है जहां से आपके सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है। ये IR का भी टॉपिक है, ये इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने बीच में इसको फिर ऐड किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आयोजन हुआ है? ये PT में पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों बैठक में भाग लेने के लिए इस मौके पर चीन के शीर्ष राजनयिक के साथ चर्चा में भी शामिल हुए हैं। वो कहाँ पर ये बैठक हुई है? तो ये बीजिंग चीन में आयोजित हुई है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक थी। ओके, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में आप समझ लेते हैं कि क्या है ये। EAS की स्थापना 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई देश आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से आसियान है, आसियान के 10 देश हैं और बाकी कुछ देश भी शामिल हैं। EAS हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्व मंच है जो रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाता है। EAS अस्पष्टता, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान केंद्रित और प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका के सिद्धांतों पर काम करता है। पूर्वी एशिया समूह का विचार पहली बार 1991 में तत्कालिक मलेशियाई विदेश प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। सदस्य कौन कौन हैं ये देख लीजिए, इतना सही आपसे सवाल पूछा जाएगा। EAS 18 सदस्य शामिल हैं। 10 आसियान के देश हैं: ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये कौन है? तो ये 10 के 10 आसियान के देश हैं। बाकी इसमें 8 उसके संवाद भागीदार हैं। सारे आपको उसी क्षेत्र के दिखेंगे: ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और अमेरिका हैं जो इसमें से दूर होते हुए इसमें शामिल हैं। अमेरिका और रूस को छोड़कर बाकी जितने आसियान के देश हैं, उसके अलावा भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कोरिया, जापान शामिल है। ये हो गए इसके सारे सदस्यों को याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि निम्न से कौन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य हैं देश, ये आपसे PT में पूछा जा सकता है।
ईएएस आमतौर पर हर वर्ष चौथी तिमाही में आसियान नेताओं की बैठक के साथ आयोजित होता है। ईएएस नेताओं के शिखर सम्मेलन को विभिन्न मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक वगैरह सब आयोजित होता है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, मुख्य रूप से इसका पीटी के फैक्ट में बताना था। अब मैं आपको बिहार स्पेशल बता देता हूँ। बिहार स्पेशल में क्या है, देखिए यहाँ पर बिहार सरकार की ओर से राजभाषा पुरस्कार के लिए 24 साहित्यकार को चयनित किया गया है। राजभाषा पुरस्कार के लिए कितने साहित्यकारों का चयन किया गया है, तो 24 साहित्यकारों का चयन किया गया। जब इनको पुरस्कार दिया जाएगा तो वहाँ से पीटी में आपके सवाल पूछे जाएंगे। 18 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 2021 से 21-22 के लिए हिंदी सेवा सम्मान से नवाजे गए 24 साहित्यकारों को आगामी 31 जुलाई को पटना के अधिवेशन भवन में सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 31 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। चयनित साहित्यकारों को 50,000 से 3 लाख रुपए तक की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कितनी राशि दी जाती है। 2020-21 के लिए चयनित साहित्यकार कौन कौन से हैं, अब यहाँ से आपका फैक्ट शुरू हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मेलन के लिए विश्वनाथ प्रताप प्रसाद तिवारी का चयन किया गया है। इन्हें 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। BR अम्बेडकर पुरस्कार के लिए डॉक्टर अशोक कुमार का चयन किया गया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान मृणाल पांडे को, VP मंडल पुरस्कार सुशील टकभरे को और नागार्जुन पुरस्कार कवि सत्यनारायण को दिया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार रामश्रेष्ठ दीवान को, फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार प्रोफेसर जाबिर हुसैन को दिया जाएगा। ओके। महादेवी वर्मा पुरस्कार पूनम सिंह को दिया जाएगा। बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार डॉक्टर बनर्जी को दिया जाएगा। विद्याकर कवि पुरस्कार दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा को दिया जाएगा और विद्यापति पुरस्कार गीता श्री को दिया जाएगा। अगला क्या है, मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा को और रवि को दिया जाएगा। भिखारी ठाकुर पुरस्कार भगवती प्रसाद द्विवेदी को दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार भी हैं, जैसे डॉक्टर ग्रियंस पुरस्कार छाया सिन्हा को और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार अनंत विजय को दिया जाएगा। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार ये एक बार BPSC ने करंट में पूछा था, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो कुछ इसमें से 10-15 नाम भी, 10 बहुत सारे नाम है वैसे तो, 5 से 7 नाम भी अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो बाकी को आप एलिमिनेट कर लेंगे कि हाँ इनको तो ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। 20-21 के लिए भी चयनित हैं। 21-22 के लिए कौन कौन है, तो मधुसूदन आनंद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान दिया गया है, ये सबसे सर्वोच्च में से एक है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार के लिए बलराम का चयन किया गया है। बाकी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आपको मदद मिल जाएगा यहाँ से। ओके, अगले पर चलते हैं। अगले पर कहाँ चलेंगे, यही था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन आपका बिहार स्पेशल संबंधित। कुछ और न्यूज़ को मैं ऐड कर दूंगा अगले वीडियो से, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के और भी आर्टिकल्स को ऐड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।